हाय। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी पीछे का ही हम लोग चैप्टर समाप्त किए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, जिसको फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी बोलते हैं, और उसके अंदर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट कंपनी का बना चुके हैं। ओके, आज का जो ये हमारा चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज के इस क्लास में हम लोग थ्योरी तो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों हम थ्योरी आपको समझाएंगे। उसके साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ समझाने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के ही क्लास में इससे रिलेटेड जितना टॉपिक है वो समाप्त हो जाए, हमें दूसरा क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे या हम पढ़ाए भी थे कि देखो, बिजनेस में इनपुट और आउटपुट होती है। जैसे आप किसी खेत में बुआई करते हो तो सबसे पहले बीज देते हो, फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट फसल लेते हो। तो बीज देने से लेकर के फाइनल प्रोडक्ट, वहां पर फाइनल फसल लेने तक के बीच में कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रोसेस होती है। सिंचाई करते हो, पानी देते हो, खाद देते हो समय समय पर। इस तरह से एक बीज से हमें फसल मिलता है। ठीक उसी तरह से अकाउंट में भी इनपुट होती है। जब तक इनपुट दोगे नहीं तब तक आउटपुट आएगा नहीं। तो इनपुट, अकाउंट में इनपुट क्या होती है, ओके, वहां भी समझाए थे, अभी भी समझा देते हैं। अकाउंट में इनपुट क्या होती है कि जब तक बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उसको इनपुट नहीं माना जाएगा। बिजनेस में ट्रांजैक्शन का होना ही इनपुट है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन, लेन देन का होना ही इनपुट है। अरे लेन देन नहीं होगा तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे? जब कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो फिर उसे बुक में रिकॉर्ड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहले इनपुट हमारा ट्रांजैक्शन होता है और फिर हमारा आउटपुट आता है। आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट बोले तो क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ है तो कितना, लॉस हुआ है तो कितना, एसेट्स कितने हैं बिजनेस में, लायबिलिटीज कितने हैं। तो ये सारे रिजल्ट्स हमें इंटरेस्टेड पार्टी को देना पड़ता है, चाहे वह इंटरनल यूजर हो या एक्सटर्नल यूजर हो। ओके, अकाउंटिंग प्रोसेस इस बीच में क्या होती है? जब इनपुट और आउटपुट के बीच में अकाउंटिंग प्रोसेस होती है। जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो ये ट्रांजैक्शन हमारा इनपुट हो जाता है और यहीं से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाइंग करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन की ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है या नहीं है, ये करते हैं। उसके बाद इस ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ है क्या उसको हम मनी में, मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं, मेजर कर सकते हैं या नहीं। अगर मेजर कर सकते हैं तो उसके बाद हमारा रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट होता है। रिकॉर्डिंग के अंदर हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं और सब्सिडियरी बुक बनाते हैं। सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये बुक हम लोग बनाते हैं। जब हमारा रिकॉर्डिंग का काम समाप्त होता है तो उसके आगे का प्रोसेस है हमारा क्लासीफाइंग। देखो ना, प्रोसेस होती है, प्रोसेस क्लासीफाइंग के अंदर हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं, तरह तरह के अकाउंट बनाते हैं। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या कोई एसेट्स अकाउंट बनाते हैं। बहुत सारे अकाउंट हमारा लेजर अकाउंट के अंदर बनता है। ओके, जब लेजर अकाउंट बन जाता है, मींस क्लासीफाइंग का काम समाप्त हो जाता है, तो स्टार्ट होता है समराइजिंग के अंदर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ठीक कंपनी के केस में भी देखो ना, पीछे का चैप्टर हम लोग समाप्त करके आए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए हैं, फाइनल बैलेंस शीट बनाए हैं। समराइजिंग तक का काम हमारा समाप्त हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसेस है उसका नाम है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। विश्लेषण एवं निर्वचन। किसका? जो आप फाइनल अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाए हो और बैलेंस शीट बनाए हो, उसका आपको एनालिसिस करना है, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना है। एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। तो ये 6 नंबर देखो यहां पर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। क्लियर ना? अच्छा, उसके बाद लास्ट का जो प्रोसेस होता है कम्युनिकेटिंग ऑफ रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स किसको दिया जाता है? यूजर्स को। किसको? यूजर्स को। और ये हमारा यूजर्स दो तरह के होंगे, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। 11th में पढ़े होंगे इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। फिलहाल इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। हम 6 नंबर पॉइंट पर बात करेंगे कि एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या होती है। सिंपल सी बात है, हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। सपोज मान लो कि हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं कुछ टेस्ट कि भैया ये टेस्ट करवा लो। मान लो कि हम बीमार पड़े, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को हम अपना सारा दुखनामा सुनाते हैं। डॉक्टर हमारा दुखनामा सुनने के बाद हमें कुछ प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये टेस्ट कर लो। हम जाते हैं पैथो क्लिनिक और वहां पर अपना टेस्ट देते हैं, ब्लड लेता है और उसके आधार पर टेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। सिर्फ ब्लड लेता है और हमारे पूरे बॉडी का मॉनिटरिंग कर देता है वो। जब रिपोर्ट आता है तो फिर हम रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर एक्सप्लेन करता है, बउआ तुमको टाइफाइड है, तुमको इन्फेक्शन है। ये उस रिपोर्ट के आधार पर कौन एक्सप्लेन करता है? डॉक्टर। ठीक इसी तरह से यहां पर जो ब्लड का काम किया गया है वो फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट करता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। ये समझो कि दोनों ब्लड है हमारा, ये दोनों ब्लड है। एनालिसिस आपका पैथो क्लिनिक हो गया, जो इसका ऑपरेशन करेगा, पूरा एनालिसिस करेगा। और इंटरप्रिटेशन समझ लो कि आपका डॉक्टर है, जो व्याख्या करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, एक्सप्लेनेशन करता है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में। यहां पर घाटा खाओगे, यहां पे नाफा लाएगा, प्रॉफिट होगा, यहां पे लॉस हो जाएगा आपका, इसके लिए ये काम करना होगा, इसके लिए ये काम करना होगा। ये एक्सप्लेनेशन करता है। अरे डॉक्टर तो वही करता है, हम कुछ टेबलेट देते हैं, मेडिसिन देते हैं, चलो भैया ठीक हो जाएगा। तो इंटरप्रिटेशन के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एनालिसिस आपका पैथो क्लिनिक हो गया, लैब हो गया, जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है। चलो यहां पर आते हैं, एक हम एग्जाम्पल लिए, बहुत आसान है, फिर थ्योरी पर चलेंगे, आराम से एक एक करके समझने का कोशिश करेंगे। थ्योरी पर आए, जरा एक बार हम आपको बता देते हैं। कहां गया वो? इंग्लिश में देखे, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में देखते हैं। देखो, ये टूल्स और टेक्निक्स की बात हो रही है कि फाइनेंशियल एनालिसिस के कौन कौन से टूल्स है और टेक्निक्स है। टूल्स और टेक्निक्स मतलब ब्लड लिया तो, लेकिन उस ब्लड से हमारे डिजीज को पहचान करने के कौन कौन से टूल्स हैं। ब्लड लेकर के कुछ लेंस पर बैठेंगे, कुछ कंप्यूटर के लैब में जाएंगे, बहुत तरह के होते हैं। तो ये टूल्स हो जाती है कि उसका कैसे एग्जामिनेशन करना है हमें। इसमें एक कॉम्परेटिव है, एक कॉमन साइज है, एक ट्रेंड एनालिसिस है, एक रेशियो एनालिसिस है, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है और एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है। एक और होता है ब्रेक इवन एनालिसिस भी होता है। ओके, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आ जाओ। ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, और यहां पर ये इसका सॉल्यूशन है, आराम से इजी वे में समझ में आ जाएगा। यहां पर 2 इयर्स का डेटा लिया गया है। एटलीस्ट कंपैरेटिव एनालिसिस में कम से कम 2 इयर्स का लेना पड़ता है, कम से कम 2 साल का। एक 22 का है और एक 23 का है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस ये सेल है आपका, सेल्स। 22 में कितना का सेल्स हुआ और 23 में कितना का सेल्स हुआ वो दिया हुआ है। ये 22 में आपका 16 लाख का था और 23 में आपका 20 लाख का हुआ। ये 4 लाख का इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेल्स में। किसी न किसी कारण से तो ये इंक्रीज हुआ है।
किसी न किसी का एफर्ट तो लगा है, कहीं न कहीं हम तो मार्केट पर कैप्चर किए हैं, कहीं न कहीं 2022 की अपेक्षा 2023 में ज्यादा मेहनत किए हैं, तब तो हमारा 16 लाख से 20 लाख तक सेल पहुंचा, ये टारगेट अचीव किए हम। बिल्कुल सही बात है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल यानी कि ये आपका मान लो कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है। अब इसमें कहता है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव का मतलब तुलना करो पिछले साल यानी कि एटलीस्ट 2 इयर्स का डेटा लो, स्टेटमेंट 2 इयर्स का लो और उसका कंपेयर करो कि किसमें कमी और किसमें वृद्धि हुई, किसमें इंक्रीज और किसमें डिक्रीज हुई, ये चीज बोल रहा है आपका। ये स्टेटमेंट आपका पीएल है, 2 साल का है, 22 का है और 23 का है, तो ये तो देखने से मिल रहा है। लेकिन ये 4 लाख जो इंक्रीज देखने को मिला, किस कारण से, ये रीजन तो अपने को देखना पड़ेगा। तो यही एनालिसिस में रीजन देखना पड़ता है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों साथ साथ चलने वाला है। एनालिसिस फर्स्ट स्टेप है और सेकंड स्टेप आपका इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस के बिना कभी इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकता है, और जब इंटरप्रिटेशन करना ही नहीं है तो हमको एनालिसिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। क्लियर? आ जाओ इसके सॉल्यूशन में आ जाओ, सिंपल है। देखो 22 का लिया सेल, हमारा बस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख ही है। 23 का हमने लिया 20 लाख है उसका, 16 लाख और 20 लाख। ये एब्सोल्यूट चेंज बताता है। एब्सोल्यूट चेंज कितना चेंज हुआ? 4 लाख प्लस में है। 2022 में 16 और 2023 में 20 लाख, 4 लाख का इंक्रीज हुआ तो प्लस में है। अगर ये माइनस में होता तो ब्रैकेट में रखते, जैसे इसको ब्रैकेट में रखा गया है। ओके, अब ये 4 लाख हुआ तो कितना परसेंट आपको इंक्रीज देखने को मिला? परसेंटेज निकालनी पड़ती है और ये सिंपल है, जितना चेंज हुआ है, चेंज हमारा 4 लाख। प्रीवियस ईयर का बेस लेना होता है तो प्रीवियस ईयर का कितना है? 16 लाख। 16 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, 25% ये आपका चेंज आया। 25% ये आपका चेंज आया। अच्छा, पिछले साल की अपेक्षा इस साल यानी कि प्रीवियस ईयर से ज्यादा सेल हमारा करंट ईयर में हुआ है, 25%। तो खर्च भी बढ़ा होगा। बिल्कुल। यहां पर देखो एक चीज और बताते हैं, इंप्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज। जब आप 16 लाख का सेल किए तो 8 लाख आपका, 16 लाख का सेल करते हो तो 8 लाख आपका इंप्लॉयज पे खर्च होता है, इंप्लॉय पे खर्च होता है, एक्सपेंसेज होता है। और जब आप 20 लाख का सेल करते हो तो इंप्लॉय पर 10 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है। कितना परसेंट चेंज, कितना परसेंट हुआ? सेम है, 2 लाख ये इंक्रीज हुआ है, 25% इसका भी निकल रहा है। कैसे? 2 लाख में आप 8 लाख से डिवाइड दो, इंटू 100 कर दो, 25% आ जाएगा। तो ये एनालिसिस है, ये हमारा जो डेटा ये एनालिसिस करके, जैसे पैथो क्लिनिक से, लैब क्लिनिक से लाया ना रिपोर्ट, वो रिपोर्ट समझो। ये अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेगा अकाउंटेंट, स्पेशलिस्ट, इसको देखेगा, समझने का कोशिश करेगा कि किस कारण से, क्यों। ये आपका एक एनालिसिस रिपोर्ट है, ये एनालिसिस रिपोर्ट है ये आपका। क्लियर हो गई? अब आते हैं जरा थ्योरी में, थ्योरी को देखते हैं, समझने का कोशिश करेंगे। ओके, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आ जाओ भाई। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, हिंदी में भी थ्योरी है, क्वेश्चन आंसर करके हम दे दिए, क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत भी नहीं है। ओके, और इंग्लिश में भी हमने दे दिया यहां पर। ओके, तो इंग्लिश में रीड करते हैं, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें एंड इंटरप्रिटेशन भी होगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये चैप्टर का नाम है। ओके, कहीं पर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, एनालिसिस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय
एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से आप क्या समझते हैं? तो एनालिसिस आपको समझा दिए, जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। रिपोर्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, उसका कुछ टूल्स दिया हुआ है, कुछ टेक्निक्स दिया हुआ है। उस टूल्स और टेक्निक्स के बेसिस पर वो रिपोर्ट तैयार किया जाता है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन का काम स्टार्ट हो जाता है। ओके, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा। जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इनकम स्टेटमेंट है और पोजीशन स्टेटमेंट है, मींस स्टेटमेंट ऑफ पीएल है और बैलेंस शीट है, उसको देख के आप कुछ नहीं कर सकते। वो मरा हुआ चीज है एक तरह से, वो एक तरह से मरा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ पीएल और बैलेंस शीट। अगर उसको जिंदा करना है, उसको समझना है, तो आप एनालिसिस करो और उसके बाद इंटरप्रिटेशन करो, तब समझ में आएगा। आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपके सामने रख देंगे, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बैलेंस शीट रख देंगे, उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा होता है इनटू सिंपल। एनालिसिस क्या करता है, उसको सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे अभी बोले ना कि सेल देखो 2022 में 16 लाख हुआ और 2023 में 20 लाख हुआ, तब अपने लोग इसमें क्या समझेगा, अच्छा 4 लाख की, जब तक मान लो कंपेयर नहीं करते 22 और 23 का डेटा, तुमको समझ में नहीं आता कि 4 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 25% इंक्रीज किया है हमारा सेल, समझ में नहीं आता। ओके, कन्वीनियंट, एप्रोप्रिएट एंड रिलेटेड groups so that change can be detected by comparing those groups on the basis of which appropriate conclusion can be drawn। जो हमारा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग डेटा है, आप उसको इस तरह से ड्रॉन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, ताकि उस पर कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके, उस पर कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके। ब्लड से जो डॉक्टर हमारा पैथोलैब में जो हमारा सैंपल लिया गया, उसके आधार पर जो रिपोर्ट दिया गया वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब डॉक्टर को भी समझ में आ जाता है, वहां पर साफ साफ वैल्यू लिखा रहता है कि अगर ये चीज ठीक होगा, इतना से इतना के बीच में है तो ठीक माना जाएगा, अगर इससे ज्यादा है, इससे कम है तो ये निगेटिव माना जाएगा या पॉजिटिव माना जाएगा। डॉक्टर को आराम से इजीली समझ में आ जाता है। ठीक उसी तरह से यहां पर डेटा तैयार किया जाता है, सिंप्लीफाई किया जाता है। कॉम्प्लेक्स जो क्रिटिकल, जो हमको समझ में नहीं आने वाला है, उस डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, कन्वीनियंट कर दिया जाता है, कि ताकि समझ में आए अगले वाले को, जो इंटरप्रिटेशन करने वाला है। ओके, तो ये एनालिसिस होती है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? इंटरप्रिटेशन इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस का नेक्स्ट प्रोसेस है, स्टेप है। एनालिसिस होने के बाद ही इंटरप्रिटेशन का काम होता है। द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू क्रिटिकली एग्जामिन, जो चीज समझ में नहीं आए सबको, वो चीज स्पेशलिस्ट को समझ में आ रहा है। जो चीज एक पेशेंट को, जो बीमारी पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा है, वो रिपोर्ट देखने के बाद भी, लेकिन डॉक्टर को समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, डॉक्टर को भी समझ में आ रहा है, रिपोर्ट वो देखेगा, वो समझ जाएगा, अच्छा ये चीज इतना गड़बड़ हो गया है। ओके, एग्जामिन एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द एनालाइज्ड डेटा ऑफ ए सर्टेन पीरियड। एक सर्टेन पीरियड का होगा, जैसे 22 और 23 का हमारे पास डेटा था। ओके, द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड इन सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में डॉक्टर तो भी आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता है कि आपको ये हो गया है, ये इन्फेक्शन हो गया है, सिंपल लैंग्वेज में। क्लियर? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन, जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ तब तक आपको डॉक्टर बताएगा नहीं। डॉक्टर को समझ में आएगा तो ही डॉक्टर आपको बता पाएगा। ओके, सो दैट इवन ए कॉमन मैन कैन अंडरस्टैंड, एक कॉमन मैन को भी समझ में आ जाता है। डॉक्टर अगर आपको बता दे कि देखो ये लोअर वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, आपका वैल्यू क्या हुआ है, मैक्सिमम से भी पार कर गया है, यहां पर इंफेक्शन हो गया है, वो पेन लगा देगा ऐसे करके, आपको भी समझ में आ जाएगा अच्छा ये वैल्यू इतना बढ़ गया है। तो कॉमन मैन को भी समझ में आ जाता है। ओके, तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन अगर समझ में आ गया तो बल्ले बल्ले है, सिंपल है। एनालिसिस का मतलब जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
उसके आधार पर एक हम टूल्स का यूज करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट क्या, जैसे ये रिपोर्ट तैयार हुआ है, ये रिपोर्ट आपका तैयार हुआ है। जैसे आपका बैलेंस शीट का देखो, बैलेंस शीट ये आपका है, बैलेंस शीट अभी जस्ट पढ़ के आए हो, देखो बैलेंस शीट का क्या कर दिया, क्या हाल कर दिया। यहां पर एक रिपोर्ट तैयार हो गया। ये 100% क्या है, 33.33% क्या है, 60% क्या है, 100% क्या है, 60% क्या है, 50%, 80%, 60% क्या है, ये अमाउंट कहां से आ गया, एक रिपोर्ट तैयार हो जाता है। तो एनालिसिस होता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन स्पेशलिस्ट करता है इंटरप्रिटेशन के थ्रू। ओके, नाउ ये हिंदी वाले हिंदी को भी हिंदी में भी दे दिए हैं। ओके, इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही चीज है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय जटिल लेखांकन आंकड़ों को सरल, सुविधाजनक, उचित एवं संबंधित समूहों में विभाजन करने से है। ओके, जटिल जो क्रिटिकल या कॉम्प्लेक्स है वो, जिससे उन समूहों को तुलना करके परिवर्तनों का पता लगाया जा सके, जिसके आधार पर उचित निष्कर्ष निकाले जा सके। और इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं निर्वचन, निर्वचन क्या कहता है, विश्लेषण की अगली प्रक्रिया है। एनालिसिस के बाद ये इंटरप्रिटेशन होता है। हालांकि ये दोनों साथ साथ ही होता है ना। स्पेशलिस्ट का मानना है कि दोनों एक ही है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन दोनों एक ही है, लेकिन टेक्निकली देखो तो ये दोनों अलग अलग चीज होता है। अभी जैसे समझाया आपको, पैथो लैब कहां है और डॉक्टर कहां है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, लेकिन दोनों साथ साथ चलने वाली क्रिया है, दोनों साथ साथ चलने वाली है ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दोनों साथ साथ। ओके, एनालिसिस समाप्त हुआ, इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ, एनालिसिस भी किया जाता है तो इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन के अंदर जो डिसीजन लिया जाएगा उसके आधार पर ही, उस डिसीजन को ध्यान में रखते हुए ही एनालिसिस भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टूल्स दिया है तो सब टूल्स का यूज कर लो आप, नहीं भाई, जिस टाइप का हमें डिसीजन लेना है उस टाइप का हमें एनालिसिस भी करना है। अब डॉक्टर के पास जाते हो तो क्या वो पूरा सीटी स्कैन कर दे, नॉर्मल बीमारी बुखार लग रहा है, सर्दी खांसी जुकाम है, वो पूरा सीटी स्कैन करवा देगा? नहीं। जब जुकाम बुखार सर्दी खांसी है तो आपको सिंपल सा एक टेस्ट लिखेगा, वो सीटी स्कैन करने की क्या बात है। तो ठीक उसी तरह से स्पेशलिस्ट किस तरह का डिसीजन लेने जा रहा है उससे रिलेटेड ही एनालिसिस करवाता है वो, सिंपल। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट हमारा है, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है। अच्छा, निर्वचन, विश्लेषण की अगली प्रक्रिया है। निर्वचन का अर्थ एक निश्चित अवधि के विश्लेषित आंकड़े का आलोचनात्मक जांच एवं निष्कर्ष निकालने से होता है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विवेचन के आधार पर सरल भाषा में प्रस्तुत करना है, जिससे साधारण व्यक्ति को भी समझ में आ सके। ठीक है, तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेगा, आराम से समझ में आ जाएगा। हम इंग्लिश में फटाफट समझा देते हैं। ओके, कुछ थ्योरी है, ये थ्योरी समझ लो, उसके बाद आगे देख लेते हैं। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में ही हमारा सारा चीज समझ लिपट जाए, अच्छी बात है। ओके, गिव द इंपोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या इंपोर्टेंस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का? ओके, पहला है इंपोर्टेंस फॉर द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का क्या रोल है? अरे भैया क्यों नहीं रोल है? शेयर होल्डर कंपनी के शेयर में पैसा फंसा रखा है, लगा रखा है, वो इन्वेस्ट कर रखा है, उसका पैसा डूबेगा या बचेगा, क्या उसको जानने की जरूरत नहीं है? जरूरत है। शेयर होल्डर को उसके शेयर के आधार पे, शेयर के बेसिस पे उसे डिविडेंड मिलता है, अगले साल वो डिविडेंड बढ़ेगा या घटेगा, क्या उसे ये जानने की जानकारी नहीं है? बिल्कुल जानकारी है। वो भी अपना सेफ्टी चाहता है, शेयर होल्डर भी। क्लियर? तो वही इंपॉर्टेंस फॉर शेयर होल्डर। उसके बाद है सिग्निफिकेंस फॉर द क्रेडिटर। क्रेडिटर वो महाजन जिससे हम उधार लिए, क्या उसे यह जानकारी हासिल करने की जरूरत नहीं है कि उसका पैसा मेरे यहां जो पड़ा हुआ है वो डूब जाएगा या उसको वापस मिल जाएगा, समय पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाइम पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या उसका अमाउंट जो हम उससे कर्ज लिए हैं, जो लोन लिए हैं, उसका ये लोन यहां पर सेफ है या नहीं है, क्या उसको जानने की जरूरी नहीं है? जरूरी है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो क्रेडिटर्स। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कंपनी के इंटरनल पार्ट होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं,
उसे भी तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसी के आधार पे मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग का काम करता है। तो डिसीजन जो मैनेजर लेगा वो किस आधार पे लेगा भाई? उसके पास कुछ डेटा हो तब तो, उसके पास कुछ डेटा हो तब तो, इसलिए तो एनालिसिस किया जाता है। ओके, नाउ एम्प्लॉय, कर्मचारी, हमारे कंपनी के अंदर जितने सारे एम्प्लॉय है जो काम कर रहे हैं, वो सैलरी पाता है, वेजेज पाता है, बोनस लेता है, ग्रेचुटी, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं इंसेंटिव, वो लेते हैं। एम्प्लॉय का भी इच्छा करता है कि सैलरी नेक्स्ट मंथ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, नेक्स्ट ईयर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कुछ बोनस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कंपनी फायदे में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, कंपनी का पोजीशन क्या बचा हुआ है, ये एम्प्लॉय का भी जानना जरूरी होता है। तब एक एम्प्लॉय आपके कंपनी के अंदर ऑनेस्टली काम करता है, मन लगा के काम करता है, फायर होके काम करता है वो। क्लियर? इंपोर्टेंस फॉर इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? वो पार्टी जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, हमारे शेयर में इन्वेस्ट किया है या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया है या किसी और बॉन्ड में, हमारे किसी और बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर रखा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट पर उसको नेक्स्ट ईयर या आने वाले समय में रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटर्निंग मतलब आय प्रत्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस इन्वेस्टमेंट पर, उसे भी जानने का अधिकार है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, 5 ही दिए हैं, बहुत सारा होता है, फिर भी आप इतना याद कर रखेंगे काफी है ये। ओके, एग्जाम के लिए हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना। ओके, ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने का क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा, सिंपल है। विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट whether there is a proper profit on the capital employed or not। जो हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखा है, हम बोले तो मालिक, बिजनेस का मालिक, कंपनी का मालिक, जो ओनर होता है, शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, जो पैसा लगा रखा है, क्या प्रॉफिट होता है बिजनेस में, क्या उसको उस पर रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर प्रॉफिट होता है कि नहीं उसके कैपिटल एम्प्लॉयड पर जो पैसा लगा रखा है, कैपिटल डूबेगा तो नहीं, सेफ तो है, जानने के लिए ओके एनालिसिस किया जाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, सॉल्वेंसी बोले तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, और करेंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के बारे में जानते होंगे। जो करेंट लायबिलिटी है, जिसने हमें उधार दे रखा है शॉर्ट टर्म, जो करेंट लायबिलिटी है, क्या हमारे पास उसका हमारे पास कैपेसिटी है कि हम करेंट लायबिलिटी का एट ए टाइम उसका पेमेंट कर दे? क्या अगले वाले का हम भरोसा बना के रखे हुए हैं अपने कंपनी में कि तुम जब पैसा मांगो हम तुमको पे कर देंगे, तुम मुंह खोलो हम लो दे दिए तुम्हारा? तो सॉल्वेंसी में करंट लायबिलिटी हो या नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, दोनों तरह के लायबिलिटी का पेमेंट करने का कैपेसिटी हमारा प्रेजेंट में है या नहीं है, ये देखा जाता है। ओके, तो ये देखने के उद्देश्य से भी एनालिसिस किया जाता है। नाउ थर्ड नंबर में, इट प्रेजेंट्स ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ए ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन विद अदर यूनिट्स इंगेज इन द सेम बिजनेस। ओहो, हम भी पेन का कारोबार करते हैं, हमारा कंपनी पेन का कारोबार करती है, वो भी कंपनी पेन का कारोबार करती है। अब दोनों में कंपेयर कर लेते हैं कि वो आगे कि हम आगे, वो आगे या हम आगे। इस उद्देश्य से भी एनालिसिस किया जाता है, उसका प्रॉफिट ज्यादा या मेरा प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी, उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा, यह देखा जाता है। उसका ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, वो अच्छे से चला रहा है या हम अच्छे से चला रहे हैं, ऑपरेटिंग इफिशिएंसी। ये नाउ 4 नंबर पॉइंट पे आ जाओ। फाइनेंशियल एनालिसिस रिवील्स द ट्रेंड ऑफ बिजनेस प्रोग्रेस। अच्छा, हम इस उद्देश्य से भी एनालिसिस करते हैं कि हमारा बिजनेस, हमारा कंपनी दिन प्रतिदिन, डे टू डे या ईयर बाय ईयर प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या ट्रेंड है। देखेंगे, एक ट्रेंड एनालिसिस भी होता है, क्या ट्रेंड चल रहा है हमारे कंपनी का, हमारे बिजनेस का।
ओके, सो एनालिसिस हेल्प इन एस्टिमेटिंग द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन यहां पर 4 नंबर में दे दी है। ये सब चीज आप खुद पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये लिमिटेशन है, लिमिटेशन आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, हम आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। ओके, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कितने टाइप्स के और कौन कौन से मेथड, यानी कि टाइप्स या मेथड दोनों एक ही समझो। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कितने प्रकार है, वो कितने प्रकार के होते हैं एनालिसिस, टाइप्स या मेथड। यहां पर हमने 6 डाल दे रखा है। कितने? 6 डाल दे रखा है। पहला नंबर है इंटरनल एनालिसिस, दूसरा नंबर है एक्सटर्नल एनालिसिस, तीसरा नंबर है आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, और चौथा नंबर है वर्टिकल एनालिसिस, 5 नंबर इंटरफर्म एनालिसिस, और 6 नंबर इंट्राफर्म एनालिसिस। ये सब अलग अलग होता है। ओके, मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं, और सबका एक्सप्लेनेशन हमने कर रखा है, उसका क्वेश्चन आंसर बना दिया, ताकि आपको हो सकता है एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछ दे, इसीलिए हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर दिया है सबका। ओके, इस 6 का 6 पूरा क्वेश्चन आंसर हमने कर दिया है। नो, फर्स्ट नंबर में समझते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ ये समझो। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इंटरनल एनालिसिस, 5 नंबर क्वेश्चन का पहला पॉइंट है इंटरनल एनालिसिस। ओके, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, देखो क्या दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट इज इंटरनल एनालिसिस? इंटरनल एनालिसिस कहता है, इंटरनल एनालिसिस कहता है द एनालिसिस मेड बाय द पर्सन व्यक्ति हु हैव एक्सेस टू डिटेल इंटरनल रिकॉर्ड। कंपनी के अंदर होता है इंटरनल रिकॉर्ड। कंपनी कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो कंपनी गुप्त रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, बायली यानी कि आउटसाइडर को पता नहीं चलने देता है। तो हमारे कंपनी के अंदर ही कुछ ऐसे व्यक्ति है जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, अधिकारी लोग बोलते हैं, मैनेजर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका पूरा का पूरा एक्सेस होता है इंटरनल रिकॉर्ड पे। इंटरनल रिकॉर्ड पे इसका पूरा का पूरा एक्सेस होता है। ओके, तो उस आधार पे ये इंटरनल एनालिसिस कर लेता है। ओके, इंटरनल रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस सच एन एनालिसिस कैन बी परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव, अधिकारी के द्वारा किया जाता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का। ओके, एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल आउटसाइडर पर्सन होता है। कौन सा होता है? आउटसाइडर पर्सन होता है। जैसे एक आपका इन्वेस्टर होगा, बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, क्रेडिटर हो सकता है, कोई रिसर्चर हो सकता है। ये आउटसाइडर पर्सन होता है, कंपनी से बाहर का पर्सन है ये। और ऐसे पर्सन का इंटरनल रिकॉर्ड में एक्सेस नहीं होता है, वो इंटरनल रिकॉर्ड को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो सर ये कैसे एनालिसिस करेगा? ये एनालिसिस करता है कंपनी जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली पब्लिश करता है, उसके आधार पर ये आउटसाइडर एनालिसिस करता है। क्लियर? दिस एनालिसिस मेड बाय ए पार्टीज हु आर आउटसाइडर फॉर द बिजनेस, बिजनेस का आउटसाइडर है। These party are investor, bank, financial institution, creditor, researcher, etc. These party do not have access to the detailed internal record. Internal record में इसका access नहीं होता है, okay, of the business, and hence their analysis is based on published financial statement. Financial statement बोले तो statement of PL और statement of PL और balance sheet, इसके आधार पर आउटसाइडर एनालिसिस करता है। 8 नंबर में आ जाओ। व्हाट इज मीन्ड बाय हॉरिजॉन्टल एनालिसिस? क्षैतिक विश्लेषण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये क्या है? जब 2 या 2 से अधिक, एटलीस्ट टू, कितना हम बोले? एटलीस्ट 2, कम से कम 2 या उससे अधिक ईयर के स्टेटमेंट का एनालिसिस किया जाता है कंपेयर करके। जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि देखो यहां पर 2023 और 2022 का है, एटलीस्ट कम से कम 2 इयर्स का है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस।
जब 2 या 2 से अधिक वर्षों के वित्तीय विवरण के आधार पर एनालिसिस किया जाता है तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके, तो व्हेन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ ईयर्स आर टू बी एनालाइज्ड, हॉरिजॉन्टल analysis is made. Under these types of analysis, the item of current years are compared with the item of the previous year. At least 2 years का होगा। वर्टिकल एनालिसिस में क्या होता है, इसमें एक ही ईयर का डेटा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल ले लो या बैलेंस शीट ले लो, एक ही ईयर का रहेगा। अब एक ही ईयर का रहेगा और उसी में किसी एक डेटा को बेस मान के, एक ही ईयर का रहेगा, जैसे मान लो सेल को बेस बना लिया, सेल्स को, और उसी सेल्स के आधार पर सारे एक्सपेंसेज और इनकम, अदर इनकम सबका परसेंटेज निकाला जाता है, इनकी 1 ईयर का ही डेटा रहता है, उसको बोलते हैं वर्टिकल एनालिसिस, लंबत विश्लेषण हिंदी में बोलते हैं उसको। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर ईयर मतलब 1 साल का, और एन ए पार्टिकुलर डेट आर एनालाइज्ड, या किसी एक डेट का, ओके, it is referred to a vertical analysis. For these types of analysis, common size statement and ratio analysis are used. Ratio analysis पढ़ेंगे, अकाउंटिंग रेशियो पढ़ेंगे, कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। तो वर्टिकल हो गया, उसके बाद आ जाओ 10 नंबर में। यहां पर जो हॉरिजॉन्टल में हमने आपको बताया, अपने ही कंपनी का एटलीस्ट 2 इयर्स का डेटा उठाया जाता है, 2 इयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाया जाता है। वर्टिकल हमने आपको बताया अपने ही कंपनी का 1 ईयर का डेटा उठाया जाता है, 1 ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। क्लियर? उसके बाद आ जाओ इंटरफर्म एनालिसिस, व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर फर्म, लेकिन हमारा कंपनी और कोई और दूसरा कंपनी जो सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे हम पेन बनाते हैं, सेल करते हैं, वो भी पेन बनाता है, सेल करता है, वो भी पेन बनाता है, सेल करता है, सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उसकी बात होती है इंटरफर्म एनालिसिस। 2 और मोर फर्म कंपनीज आर एनालाइज्ड एंड कंपेयर फॉर द सेम पीरियड, इट इज कॉल्ड इंटरफर्म एनालिसिस। जब हम अपनी कंपनी का कंपेयर किसी दूसरे कंपनी से करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरफर्म एनालिसिस। इंटरफर्म एनालिसिस क्या होता है? इंटरफर्म एनालिसिस इज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट। अब हमारा कंपनी है तो डिफरेंट यूनिट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, है ना, स्टोर डिपार्टमेंट, सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सारा डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जब इन सारे डिपार्टमेंट के मैनेजर को या इनके परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरफर्म एनालिसिस। ओके, वही कहता है विद द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट यूनिट और डिपार्टमेंट, ओके, सिगमेंट्स, प्रोडक्ट का भी सिगमेंट होता है, ओके, सेगमेंट ऑफ द सेम इंटरप्राइजेज और कंपनी, एक ही कंपनी का जब डिफरेंट डिपार्टमेंट का हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्राफर्म एनालिसिस। और लास्ट आपका बच जाता है ये एनालिसिस, आपका 6 नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये 6 आपका एनालिसिस का टूल्स था, टैप्स था, सॉरी टूल्स बोल रहे हैं, टैप्स है, मेथड है, फाइनेंशियल एनालिसिस टैप्स है, ये 6 पूरा कंप्लीट कर दिए। 9 अब आते हैं नेक्स्ट में आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। ये टूल्स और टेक्निक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का ये टेक्निक होता है। जैसे हम आपको बोले ना कि देखो सर्दी जुकाम है, कोई हो सकता है इन्फेक्शन होगा, तो इस आधार पे हम पैथो लैब में जाते हैं और ब्लड लेकर के वो हमारा टेस्ट करता है, ये अलग टेस्ट हो गया। अगर हम आपको बोले कि सिर दर्द करता है हमेशा, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि जाके सीटी स्कैन करवाओ। क्या करवाओ? सीटी स्कैन करवाओ। तो देखो सीटी स्कैन एक अलग टूल्स हो गया, और ये पैथो लैब में भी कई टूल्स होते हैं, अल्ट्रासाउंड एक अलग टूल्स हो गया, एक्सरे एक अलग टूल्स हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से एनालिसिस का अपना टूल्स है, और ये टूल्स
देखो ये टूल्स हमारा दे रखा है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जब 2 और मोर ईयर्स के 2 और मोर यानी कि कम से कम 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम कंपेयर करते हैं। जैसे यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक एग्जांपल हमने यहां पर देखो 2 ईयर्स का, एटलीस्ट 2 ईयर्स का कंपेयर यहां पर किया गया है। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस। और यहां पर देखो लिखा है क्या, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस। ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है। फिर आगे हम आपको समझाएंगे बैलेंस शीट का भी कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाता है। एक एक करके समझेंगे, ओके। आने दो। कंपैरेटिव है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस है, इसके बारे में बताएंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट हमारे कंपनी के वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया ये मालूम करने के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। वर्किंग कैपिटल। कैश फ्लो स्टेटमेंट, हमारे कंपनी में क्या कैश का इनफ्लो हो रहा है और क्या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, कितना कैश आया कितना कैश गया, इन कैश, कैश की बात हो रही है, नाम ही है इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो का मतलब भाव होता है, आना जाना। फ्लो का मतलब आना जाना। फ्लो का मतलब ये नहीं कि बह के चला जाना। अरे भैया आना भी होता है और जाना भी होता है फ्लो का मतलब, ओके। स्टेटमेंट यहां पर 6 है। अब एक एक करके हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले कंपैरेटिव स्टेटमेंट लेकर चलते हैं कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपका क्या कहता है। सिंपल है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। थ्योरी समझने से पहले हम आपको बता दें कि इसी बीच में से ये 2 चीज हम निकाल लेते हैं। 2 चीज ये निकालते हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। बोले तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आप फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हो कंपनी का, बिल्कुल सही बात है कि सर हम पढ़े हैं, बैलेंस शीट तो जानते हैं बनाना। शेड्यूल 3 पार्ट 1 में तो आप यही बताए थे बैलेंस शीट। और स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी आपको बता चुके हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बनाए हैं। शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आप बताएं स्टेटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट, जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे, जस्ट समाप्त करके आए और इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो ये 2 चीज और इससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल देख ले तो थ्योरी की कोई बात ही नहीं है, यूं ही समाप्त हो जाएगा। खुद पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। चलो एग्जाम्पल समझाते हैं। आ जाओ। अभी कहां गया भाई, एक एक करके समझाते हैं ध्यान से। देखो ये आपके पास क्वेश्चन होगा, सपोज ये आपका क्वेश्चन होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपका फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यहां से आप ऊपर देखोगे तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चीज है, ओके। ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022-2023 प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको हम लोग सेल्स बोलते हैं, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज और टैक्सेज, ये 4 आइटम दिया हुआ है। फटाफट हम लोग, अब एक चीज करना, हम आपको बता देते हैं। जो चीज इसमें ये समझने के लिए आपको दिया हुआ है, जो चीज नहीं होगा वो हम आपको कट कर देते हैं ताकि आगे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आप लोग बनाओ तो आपको समझ में आ जाए। ये आपका कॉलम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये कॉलम देने की कोई जरूरत नहीं है, ये कॉलम नहीं भी दोगे चलेगा। तो ये कॉलम हम कट कर दिए, ये तो हट गया। पर्टिकुलर्स का रहेगा सेम, ओके। ये आपको ए बी सी ये कॉलम आपको देने की जरूरत नहीं है, ये भी देने की जरूरत नहीं है। बाद बाकी आप ऊपर में जो ये एब्सोल्यूट फिगर लिखते हो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे आपको यहां पर रुपया लगा देना है और ईयर डाल देना है, सीधे रुपया लगा देना है और ईयर डाल देना है। समझ में आ गया? एब्सोल्यूट चेंज लिखना है एब्सोल्यूट चेंज लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। परसेंटेज चेंज लिखना है,
परसेंटेज चेंज लिखना है, इंक्रीज और डिक्रीज लिखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज चेंज लिखना है, आगे प्रतिशत भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस जो हटने वाला है हम हटा दिए। अब आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हो, स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप तो बना के आए हो, बिल्कुल स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम सर बनाए हैं। सॉरी, ठीक है। ओह चलो, नो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल हम लोग बनाए हैं, बिल्कुल बनाए होंगे। अब यहां पे हमें बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल यहां से लेकर के यहां तक ही सोचना है। जो चीज यहां पे दिया हुआ है, जो ये लाइन दिया हुआ है, बस इसके आधार पर, इस डेटा के आधार पर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लो, सीधी सी बात है। तो यहां से लेकर के आप इधर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर आपको बोला जाता इस क्वेश्चन के आधार पे, इस क्वेश्चन के आधार पर अगर आपको बोला जाता बनाने के लिए, तो इसे बनाते आप, बिल्कुल सर बनाते। ओके, यहां पे कटखुट कर दिए, उस पर ध्यान नहीं देना है। अब समझते हैं, हम सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स। ये सेल्स होता है। 22 इधर कर दिए, 23 इधर कर दिए, यानी कि 22 यहां है, 23 यहां है। 22 का कितना दिया हुआ है, तो 22 का 16 लाख है, तो 16 लाख हमने डाल दिया। 23 का कितना है, 20 लाख, तो 20 लाख हमने डाल दिया। बस पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जैसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते थे, ठीक उसी तरह से आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना लेना है। उसके बाद लेस एक्सपेंसेज, यहां पर अदर इनकम तो है नहीं, कोई बात नहीं, तो लेस एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज में आपका दिया हुआ है इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेज, तो इंप्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेज 22 का देखो 8 लाख और 23 का 10 लाख, तो 10 लाख हमने दे दिया। ओके, उसके बाद अदर एक्सपेंसेज है, यहां पर भी अदर एक्सपेंसेज है, अदर एक्सपेंसेज 1 लाख और 2 लाख है। 22 का 2 लाख दिया हुआ है और 23 का 1 लाख दिया हुआ है, अदर एक्सपेंसेज। क्लियर, ये हमने दे दिया। इस सब को टोटल हमने कर दिया, इस सब को, यानी कि इस दोनों को 8 2 10 लाख ये और 10 और 1 11 लाख ये कर दिए। ओके, उसके बाद हम लोग यहां पर टोटल एक्सपेंसेज हमने लिख दिया। उसके बाद लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये लेस नहीं होगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि 1 में से 3 ये है और 1 आपका ये है, मींस इसमें से इसको घटा करके ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकल गया। तो देखो 16 लाख में से 10 लाख गया तो 6 लाख रुपया बचा, 20 लाख में से आप 11 लाख दे दो तो 9 लाख रुपया बचा, ये हो गया। उसके बाद कहता है यहां पर कि टैक्स देना है कितना, 30% और 30%। ये टैक्स किसका निकलेगा, तो यहां पे जो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले 6 लाख रुपया और 9 लाख रुपया, इसी का निकलेगा। तो 6 लाख का आप 30% निकालो, 6 लाख का 30% निकालोगे तो 1,80,000 निकलेगा, और 6 लाख का 30%, 6 लाख का 30% निकाल के देखो, 6 लाख का आप 30% निकालोगे, 30/100 करोगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 18 1,80,000 हो जाएगा आपका। ओके, तो 1,80,000 ये। उसी तरह से 9 लाख का 30% निकालो, 9 या 27 2,70,000। अब यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स घटाने के बाद जो हमारा फाइनल अमाउंट आता है, ये 4,20,000 और 6,30,000, इसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ में आ गया? तो ये काम हम लोग कहां पर करते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं वहां पे करते हैं। सिंपल सी बात है, वहां पे ये काम करना पड़ता है। तो मान लो कि ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसमें क्या करना है, सीधे आपको 2 कॉलम जोड़ देना है, एब्सोल्यूट चेंज का और परसेंटेज चेंज का। 2 कॉलम सिर्फ एक्स्ट्रा आपको जोड़ देना है इसमें, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। सीधी सी बात है, देखो यहां पर 16 लाख था, 20 लाख हो गया, 4 लाख का इंक्रीज, 8 लाख था, 10 लाख हो गया, 2 लाख का इंक्रीज, 2 लाख पिछले साल 22 में था और 23 में 1 लाख ही हुआ, तो 1 लाख का कमी, डिक्रीज। और जब डिक्रीज होता है तो उसे ब्रैकेट में रखा करो। किस में रखा करो, ब्रैकेट में। देखो यहां पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में रखें इसको, ये माइनस में आया, यानी कि 2022 में 2 लाख रुपया हमारा अदर एक्सपेंसेज खर्च हुआ था, वही 2023 में हमारा सेल्स भी बढ़ा है और अदर एक्सपेंसेज भी घटा है। कहीं ना कहीं हमारा घोटाला किस में हो रहा था, अदर एक्सपेंसेज में हो रहा था। अब ये ऐसा कौन कौन सा अदर एक्सपेंसेज हो गया 2022 में, उसका पता किया जाएगा। इन फ्यूचर में भी उस तरह का खर्च ना हो। सॉल्यूशन यही है। ओके,
तो ये 1 लाख जो माइनस में आएगा उसे ब्रैकेट में रखा जाता है। टोटल एक्सपेंसेस देखो, टोटल एक्सपेंसेस 10 लाख और 11 लाख, 1 लाख का पॉजिटिव है। ओके, 6 लाख रुपया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 2022 का, और 9 लाख रुपया आपका 2023 का है। 3 लाख का इंक्रीज हुआ है आपका। उसके बाद टैक्स में देखो 1,80,000 है 22 का, और 2,70,000 है 23 का, 90,000 यहां भी इंक्रीज हुआ है। उसके बाद आ जाओ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 4,20,000 22 का है 2022 का, और 23 का 6,30,000, इसमें भी 2,10,000 देखने को मिला है। तो ये आप तो आराम से कर लोगे, ये चीज बड़ा आसान है। अब परसेंटेज निकालना भी आसान है। अब परसेंटेज निकालना है तो सीधे 4 लाख जो चेंज आया है, चेंज बेस ईयर से डिवाइड दो और इंटू कर दो 100, आ जाएगा परसेंटेज। कैसे? देखो 4 लाख चेंज आया है, एक समझा देते हैं, सबका निकाल लोगे खुद ब खुद। 4 लाख रुपया चेंज है। ओके, बेस ईयर का यानी कि प्रीवियस ईयर का कितना है 16 लाख, इंटू 100, 25%, 25%। ओके, उसी तरह से 2 लाख आया है तो 2 लाख, ये दो। प्रीवियस ईयर का कितना है 8 लाख, तो 8 लाख ये दे दो, इंटू कर दो 100, आ जाएगा 25%। माइनस में है तो माइनस में भी आप ब्रैकेट में निकालोगे। माइनस में है तो माइनस में क्या हुआ 1 लाख, और इसमें डिवाइड दोगे 2 लाख से। 1 लाख लो, डिवाइड दो 2 लाख से, इंटू कर दो 100, माइनस में आ जाएगा। 1 लाख और डिवाइड दो 10 लाख से, इंटू कर दो 100, 10% आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। यानी कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अपने को इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हमें इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये बनाना बड़ा आसान है। क्या? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना बहुत आसान है। समझ में आ गया? ओके, बिल्कुल। उसी तरह से आ जाओ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या है? तो बैलेंस शीट तो सीधा सीधा बना ही हुआ है। देखो यहां पर इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ उषा केमिकल लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड 2023 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। 22 का डेटा है, 23 का डेटा है, सीधे कॉपी पेस्ट कर दो। देखो ना, कॉपी पेस्ट होगा सीधे यहां पर। ये कॉपी पेस्ट यहां तक देखो, सीधे कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज डाल दिया है। एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज। 5 लाख 2022 का है, 10 लाख 2023 का है, 5 लाख का चेंज हुआ। 3 लाख 2022 का है, 2 लाख रुपया 23 का है, 1 लाख माइनस में आया है, देखो ब्रैकेट में है। सबका परसेंटेज निकालना है। कैसे? 5 लाख हो गया ये। ओके, 5 लाख डिवाइड दो 5 लाख से और इंटू कर दो 100, तो 100%। 1 लाख माइनस में है तो 1 लाख लो, 1 लाख में डिवाइड दो आप 3 लाख से और इंटू कर दो 100, ये आ जाएगा आपका 33.33, माइनस में ही आ जाएगा। ओके, उसके बाद आ जाओ 3 लाख यहां पर चेंज है, 3 लाख में डिवाइड दो 5 लाख से, इंटू कर दो 100। ओके, 60% आ जाएगा। तो सबका इसी तरह से देखो ना, बैलेंस शीट बनाना तो और आसान है, क्योंकि तो बना ही होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो ठीक उसी तरह से जैसे हुआ ये पार्टिकुलर्स नोट नंबर 12, 13, 22, 23 इक्विटी लायबिलिटी, ये हुआ जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। और इसमें एक्स्ट्रा आपको 2 कॉलम जोड़ देना है, एक एब्सोल्यूट चेंज का, एक परसेंटेज का। बस लो, एब्सोल्यूट चेंज का और एक परसेंटेज का 2 कॉलम आपको एक्स्ट्रा जोड़ देना है। बन गया सर। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्लियर है? हाँ या ना बोला जाए। अब थ्योरी की बात कर ले। ओके, कौन सा था ये? व्हाट इज मीन्ट बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या आपको पता ही है, एटलीस्ट 2 इयर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा लिया जाता है, चाहे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का निकालो, चाहे बैलेंस शीट का निकालो। तो वही चीज यहां पर लिखा है, व्हेन द आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 periods are shown in such a way that conclusion can be drawn by comparing them। कंपेयर करके उससे कुछ कंक्लूजन निकाला जा सके। Then such a statement is called comparative financial statement। इसका दिया हुआ है, ये 2 तरह का होता है, बैलेंस शीट का भी और स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, जो एग्जांपल के साथ आपको समझा चुके हैं ना। इसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी दिया जाता है, क्यों तैयार किया जाता है इसके बारे में आप इसको रीड कर लेना भाई। ओके, और फिर व्हाट इज कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बोले तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये क्या होती है? ए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट इज ए प्रिपेयर्ड टू सो the comparison between the item of income statement for 2 or more years। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बना है ना, एटलीस्ट 2 इयर्स का तो लिए अपने लोग। सच कंपैरेटिव स्टडी enables us to
डेफिनेट नॉलेज अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न, ये हमें बताता है कि क्या प्रोग्रेस चल रहा है। उसी तरह से बैलेंस शीट का है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होता है उसके बारे में दिया हुआ है। फिर हम लोग आ जाएंगे व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ लेंगे, ये दे दिए, सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। जहां वो एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। ओके, आज टाइम भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स है उसको समझाएंगे। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना। ओके, या नहीं तो ऊपर में मेरा नंबर चल रहा है, कॉल करके भी पूछ सकते हो कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आया, ये चीज ठीक है। थ्योरी का भी कोई अगर ऐसा पॉइंट हो कि सर पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा है, समझा दो आप। हिंदी वाले तो बड़ा आसान है भाई, हिंदी पढ़ना किसको नहीं आता है। ओके, ये हिंदी वाले के लिए हो गया। इसमें हम क्या बताएं आपको, जो मेन चीज है वो हम बता देते हैं, बाद बाकी जो पढ़ने वाला चीज है वो खुद से पढ़ सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस के साथ। कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस के साथ देखेंगे।